अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, शहरियों के मसाइल के हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं। एक और ऐसा ही मसला हमारे सामने आया है और वो है उम्रे के हवाले से कि एक टीवी शो में एक शख्स का उम्रे का टिकट जो है वो निकला था और उनको वो टिकट नहीं मिला और उम्रे पर नहीं जा सके। और इसमें अब किसका कसूर है? ट्रैवल एजेंट का कसूर है या क्या उसमें मसला हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। हमें उस मुतासरा शहरी ने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शोएब नबी साहब जो मुतासरा शहरी हैं। शुक्रिया आपका शोएब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैवल एजेंसी है डीलक्स हॉलीडेज़, उसके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल जावेद साहब। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। शोएब साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ट्रैवल एजेंट्स के हवाले से कंप्लेंट्स वैसे ऑफ एंड ऑन आती रहती हैं और कुछ खासतौर पे मेट्रो ने अपने पिछले एक शोज़ में भी इस पर किया था, तो उसकी वजह से भी हमें ज़रा ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। आपकी क्या कंप्लेन है? एग्जैक्टली क्या मसला क्या आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शोएब नबी मुजद्ददी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू मेट्रो वन एंड स्पेशली यू कि आपने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी और मेरी आवाज़ बने आप। तो सिंपल इज़ दैट के 7 जून 2018 एक निजी चैनल था, उसका एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था डीलक्स हॉलीडेज़ वालों ने और उसके अंदर कुछ उम्रे के टिकट्स थे। उसके अंदर एक सवाल आया था कि वो कौन से साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके जनाजे को फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया था। तो मैंने उसका सही जवाब दिया कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उसके ऊपर मैंने आपको क्लिप दे दिया है। उसके ऊपर मेरा एक उम्रे का टिकट निकला और वो उन्होंने मुझे कहा कि ये टिकट क्या, वो मतलब एक बस उन्होंने दस्तावेज़ दे दी कि ये आप वहाँ ले जाएँ डीलक्स हॉलीडेज़ और देन वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। तो सर वो मैंने विन किया। वो विन करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद मैं फिर वहाँ चला गया डीलक्स हॉलीडेज़। वहाँ पर मेरी जो अच्छी बात है कि सामने बैठे हुए इन्हीं से मुलाकात हुई, सुहेल जावेद साहब से। तो सुहेल जावेद साहब ने मुझे, और भी सब लोग थे, सुहेल जावेद साहब ने मुझे इंटरटेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बातचीत वगैरह की। तो ये मैं आपको दे चुका हूँ, ये कैमरामैन अगर दिखा दे, ये वो स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा हमारे। ये वो चीज़ें जो इन्होंने सबसे पहले मुझे दिखाई बैठ के। ये इधर डॉक्टर कह रहा हूँ सुहेल जावेद साहब, इनका नंबर डला हुआ है। सिंपल मैं आपको बता दूं, उस रिटर्न टिकट के साथ इन्होंने मुझे कहा था कि 47,500 रुपये मुझे और देने हैं। उस रिटर्न टिकट को भी देना है जो कि मैं दे चुका हूं, उन्होंने मेरी फाइल बना दी, और 47,500 रुपये मुझे और देने हैं। और 31 जुलाई रिटर्न टिकट का टैक्स दिया था खाली? नहीं सर, रिटर्न टिकट तो वो जो मैंने विन किया ना टिकट, वो रिटर्न टिकट था। वो तो टैक्स नहीं दिया था, वो तो दे ही दिया ना इनको। वो तो रिटर्न टिकट था, वो 70,000 का था, 50 का था, जो भी था वो इनकी तरफ से ऑफर थी वहां पर उस प्रोग्राम में, जो कि मैंने आंसर के अंदर विन किया। अगला जो नेक्स्ट था वो 31 जुलाई 2018 तक मैंने 19,500 रुपये देने थे इनको। ये टैक्स की मद में इन्होंने टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। 31 जुलाई 2018 को मुझे टैक्स देना था। और उसके बाद में इनका कहना यह था कि आप जब ये दौरानिया इसका 31 जुलाई को और 1 जनवरी को जब आप जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे के लिए, उससे पहले आपने 28,000 रुपये और देने। सिंपल कर देता हूँ इस बात को कि रिटर्न टिकट जमा कराना था और 47,500 रुपये देने थे। 47,500 रुपये, 19,500 रुपये 31 जुलाई को देने थे। उसके बाद में 19 जुलाई को मैं इनके पास गया, 19,500 रुपये। 2018 की बात? 2018 31 जुलाई, 7 जून का वो प्रोग्राम था और 31 जुलाई को मैं इनके पास गया। 31 जुलाई ही उस टैक्स को सबमिट कराने की लास्ट डेट थी। और ये टिकट स्क्रीन पर नाज़रीन आप देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर भी नाज़रीन को नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, ये 31 जुलाई को ये इनकी ओरिजिनल स्टैंप है, इनकी ओरिजिनल जाकिर नाम के बंदे हैं और इन्होंने मुझे वहाँ से अपने कोरियर वो से निकाल के दी, फोटोकॉपियर से। और ये इसके ऊपर 31 जुलाई मेंशन है। 19,500 रुपये देने के बाद अब इन्होंने कहा जी आपका पैकेज कंप्लीट हो गया, आपने सिर्फ अब इंशाल्लाह उम्रे पे जाना है और विद इन अ डेज जब आप उम्रे पे जाएंगे 1 जनवरी, उससे पहले 1 हफ्ता पहले आपने सिर्फ 28,000 रुपये मुझे देने हैं। ठीक। अब ये हमारी बात कंप्लीट हो गई, मैं चला गया 19,500 रुपये देके। उसके बाद में 1 हफ्ते बाद सुहेल जावेद साहब की कॉल आई है मेरे पास कि आपको दोबारा आना पड़ेगा। मैं आया, इन्होंने मुझसे कहा कि आपके कुछ पेनल्टी का कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ आपने कभी उम्रा किया है? मैंने कहा जी 2016 में किया था। इन्होंने कहा कि अगर आप अभी उम्रे पे जाते हैं तो आपको 2,000 रुपये रियाल पेनल्टी देना पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी उसको 60,000 रुपये बन रहे थे। अराउंड 30 रुपये या 28 रुपये का उम्रे का टिकट था, वो था रियाल। इन शॉर्ट ये है कि जब इन्होंने मुझसे कहा कि पेनल्टी है तो मैंने कहा व्हाट आई कैन डू, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ। तो इन्होंने मुझसे एक ऑफ़र दी। उन्होंने कहा आप हमारे रजिस्टर्ड बंदे हैं, हमारे कस्टमर है रजिस्टर्ड, आप अपनी फाइल, ये पैसे, ये टिकट यहीं छोड़ दें, फाइल आपकी हमारे पास रहेगी। जब आपके ऊपर से पेनल्टी ख़त्म हो जाएगी 6 महीने के बाद आप हमारे पास दोबारा आइएगा
हम आपको नए बैच में, अभी जो बैच है उसमें तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, जो मैं मनवान में अभी वजू से बैठा हूँ, ठीक है, और आप इनका भी बयान ले लीजिएगा। तो इन्होंने ये कहा कि 6 महीने के बाद जब आपके ऊपर से वो एरिगेशन, वो पेनल्टी खत्म हो जाएगी, तो फिर हम आपको इसी पैकेज के अंदर 28,000 रुपये, या हो सकता है कुछ उस वक्त 35,000 रुपये हो जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैंने भर दी ना, टिकट मैंने इनको दे दिया, उस वक्त तक टिकट के अंदर वैलिडिटी मौजूद थी, उस टिकट के ऊपर लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2018 तक वो वैलिड है, नॉट रिफंडेबल है, नॉट ट्रांसफरेबल है, नॉट पे क्लेमेबल है, वट एवर जो भी एक पॉलिसी है, मैं उसको बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। 31 दिसंबर से पहले मेरे ऊपर पेनल्टी खत्म हो गई, जब मैं आया तो उसके बाद फिर मैं आया, आज 4 साल हो गए, उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, मैं चक्कर पे चक्कर लगाता रहा, मैं चक्कर पे। अच्छा, जब आप 31 दिसंबर से पहले आए उस वक्त आपका पेनल्टी वाला ड्यूरेशन खत्म हो गया था सर, आप उठा लें, नेट उठा लें, ये तो एक ऐसी बातें हैं जो कि मतलब गूगल बता जब फिर आए तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? जब मैं आया तो फिर उन्होंने कहा जी अब वो पैकेज खत्म हो गया, अब आप 1.25 लाख रुपए दें और बिस्मिल्लाह पढ़े उम्रे पे जाएं, यही सोहेल जावेद साहब। अब मैंने इनसे कहा मैं गरीब आदमी हूँ, टिकट आपको जमा करा दिया, 19,500 रुपये 6 महीने से आपके पास मौजूद हैं, हाउ कैन आई बेयर दिस, मैं 1.25 लाख रुपए में जाऊँ तो फिर मेरा तो वो विन ही नहीं हुआ, मैंने तो फिर कुछ भी नहीं जीता, ना मैंने सवाल का जवाब दिया और ना ही मैंने ये 19,500 रुपये दिए। मैंने कहा इसका सोल्यूशन निकालिए। इसके बाद इन्होंने मुझे ठंडा पानी और चाय पिलाया और मुझे रवाना कर दिया। फिर दूसरी बात ये कि देखिए मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी मसरूफियात भी मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं रोज़ाना आके एक जगह पर खड़ा हो जाऊँ। फिर मैं महीने के अंदर इनके पास चक्कर लगाता रहा, 25 से ज़्यादा मैं चक्कर लगा चुका। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर उम्रें और चीज़ें ट्रैवल एजेंसियाँ बंद हो गई हैं, 2 साल का फ्रेम में इनको इजाज़त देता हूँ, निकल गया। लेकिन नाउ जस्ट दैट कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, कोरोना ख़त्म हो गया, तो फिर मेरे अंदर विलिंग थी, क्योंकि देखिए मैं एक सैयद आदमी हूँ। दूसरी बात यह है कि ये एक उम्रे की चीज़ है, ये कोई खुदा ना कहता दुबई का इसका वो तो नहीं है, शॉपिंग एरिया तो नहीं है कि मैं कहीं पे विलाद में जाना चाह रहा हूँ। सिंपल इज दैट कि जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा होगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, ये मुझे नहीं रोक सकते, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकते। तो अब सिंपल कि जब ये चीज़ हो गई, जब मैंने इनसे आके कहा 4 साल बाद, आखिरी बात मैं करूँगा आपसे, उसके बाद आप इनका वीडियो लें, 22 मई हफ्ते वाले दिन मैं अपने कज़न को लेकर गया हूँ वहाँ पर। अच्छा देखिए मेरी एक आदत है, जब गरीब आदमी के पास सिर्फ ज़ुबान होती है, जब मैंने ये देखा कि ये मेरी सुन ही नहीं रहे। एक और बात है, देखें फजल गोंदावाला साहब को मैं नहीं जानता, उनके सीईओ को मैं नहीं जानता, वो सामने बैठे हुए थे। जब सोहेल जावेद साहब को पता है कि ये हेड है और ये हाइपर हो सकता है और मेरा भी मालिक है, तो यू शुड हैव राइट कि आपको ये चाहिए था कि मुझे किसी एक अलग कमरे में ले जाते। जब मैं वहाँ पर आया, मैंने वहाँ पे लोगों से कहा मुझे सोहेल जावेद साहब से मिलना है। ये बात है 15 दिन पहले की, हफ्ते का दिन है, आप डेट चेक कर लें। जब मैं वहाँ पर गया, सोहेल जावेद साहब अपने सीईओ के सामने बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तो मैंने इनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर आपने मुझे पहचाना? इन्होंने कहा आपको कौन भूल सकता है, बिल्कुल मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। जब मैंने कहा सर मैं इस वजह से आया हूँ कि आज 4 साल हो गए, मेरी रकम आपके पास मौजूद है, मेरा टिकट आपके पास मौजूद है, अब कोरोना भी खत्म हो गया, मुझे कंसिडर करें। आपके हिसाब से 28,000 रुपये बनती थी, मैं आपको 50,000 रुपये तक की ऑफर देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे रेकमेंड करें, मेरे मामलों को फिक्स करें। अच्छा उसके अंदर ये कुछ बात कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं इस बात को नहीं मुकरूंगा। मैं थोड़ा सा रैश हो गया। जब रैश हो गया तो सडनली मैंने देखा कि एक बंदा वहां से उठा, उनका गेट आउट, निकलो यहाँ से, कौन हो तुम और कौन कौन क्लाइंटों को तुम डील करते हो, चलो यहाँ से, निकलो बाहर, निकलो, गार्ड इधर आओ, इनको धक्के दे के बाहर निकाल दो। सर वहाँ पे मुझे धक्के दिए गए, गार्ड ने मुझे तमीज़ की, मैं ये नहीं कहूँगा गार्ड ने मुझे धक्का दिया, गार्ड ने मुझे कान में इशारा बोला कि यार अभी साहब का मूड जो है ना वो ऑफ हो गया, अभी आप चले जाएं। ये उस वक्त नहीं बोले कि ये आई एम ऑन फॉल्ट, मेरी गलती थी, मुझे नहीं बैठना चाहिए था। सिंपल इज दैट के ये 15 दिन पहले मेरे साथ ये वाकया हुआ, सो दैट के आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। चलें राइट, ठीक है, आपकी बात हो गई। और जनाब सोहेल जावेद साहब, पहले तो शुक्रिया आपका कि आप कंपनी की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इनकी बातों में सदाकत है, पूरी बात ये सब सही करें, जो इल्ज़ाम हैं ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे जस्टिफाई करने का और क्लैरिफिकेशन करने का मौका दिया। ठीक है, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा होती है, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें हमारी सारी जो प्रैक्टिस होती है, सारे स्टेप्स हमें जुबानी याद होते हैं, ठीक है। क्लाइंट को जुबानी याद नहीं होते, क्लाइंट का ये काम नहीं है, ठीक है। अब वो 3 साल बाद आता है तो उसके जहन में उसकी बारीकियां या उसकी जो स्टेप्स हमने बताए वो उसके जहन में नहीं होते, ठीक है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इसीलिए हम सेफ साइड। आपने वो स्टेप्स लिख के दिए होंगे ना कुछ? ऑफ कोर्स मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इसीलिए हम जो है रिटर्न साइन ले लेते हैं
कंडीशंस के साथ, ताकि कल को अगर फर्ज करे क्लाइंट उसको भूल जाए। ये नहीं है कि ये दानिश ऐसा कर रहे हैं, बल्कि असल बात ये है कि इनको याद नहीं कि इनके हमारे दरमियान क्या कमिटमेंट्स हुई थी। अच्छा, ठीक है, क्या हुई थी आप मैं बताएं? बता रहा हूँ। वो कमिटमेंट्स जो है हमारे पास रिटर्न में है, टिकट की कॉपी हमारे पास है, ठीक है, उस पे इनके सिग्नेचर मौजूद हैं, ठीक है। टिकट में पेमेंट लेने से पहले मैंने हर क्लाइंट को 30 मिनट्स ब्रीफिंग दी टिकट्स की कंडीशंस के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। हमें अपनी कंपनी का जो है नाम बहुत अजीज है। ये 5-10-20 हज़ार के पीछे हम अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाहते, हम वेल नोन कंपनी है, ठीक है। टिकट की जो कंडीशंस थी उसमें अभी हम पैकेज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टिकट की बात कर रहे हैं, ठीक है। टिकट कंपनी ने दिया था। पहली बात ये कि टिकट आपकी ऑफर भी यही थी कि आपने टिकट फ्री में दिया था? बता रहा हूँ, यही ऑफर थी आपकी? वही बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि टिकट इन्होंने हमसे खरीदा नहीं है। टिकट प्रॉपर्टी था डिलक्स हॉलीडेज की। डिलक्स हॉलीडेज ने इनको इनाम में टिकट दिया, ठीक है, ठीक है। जब इनाम में टिकट दिया गया तो उस टिकट पे कंडीशंस लिखी हुई थी। उस कंडीशन में थे, उनकी कॉपी मेरे पास है, ये लिखा था कि टिकट इज नॉन चेंजेबल, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। वो तो इन्होंने भी बता दिया, उसको एक्सेप्ट कर। उसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। और टिकट इज वैलिड फॉर ए सर्टेन फॉर हिजरी 1440, ठीक है। अब अगर किसी वजह से आप उसको विड्रॉ करेंगे, पूरे साल के लिए वैलिड था। आप आम फैम जबान में 1440 हिजरी में एक्सेप्ट पीक सीजन, हाँ एक्सेप्ट पीक सीजन 1440 हिजरी के लिए वैलिड था। कितने महीने बने वो? 12 महीने, तकरीबन 12 महीने बने। जी हाँ, अच्छा, ठीक है। उम्र का जो सीजन होता है मुहर्रम में शुरू होता है और रमजान में खत्म हो जाता है, ठीक है। वो इनको पहले ब्रीफिंग दी। चलें सुहेल जावेद साहब, आपकी बात चल रही है, आपकी बात मजीद हम सुनते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेना है, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं डिलक्स हॉलीडेज से मुतालिक कंप्लेन की, और सुहेल जावेद साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। आप इनके अलावा 1 साल की वैलिडिटी थी, ये आप बता रहे थे। जितने एप्लीकेंट्स थे हमारे पास उसी टर्म एंड कंडीशन पे टाइम पे पेमेंट जमा कराई, उनका ग्रुप मैं खुद लेकर गया और खुद लेकर आया, ठीक है, एक्सेप्ट डेट केस, ठीक है। इन्हें क्यों नहीं लेके गया? वजह बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। जब दिसंबर में पेमेंट जमा करानी थी, जब दिसंबर में ये मेरे पास आए, तो उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट का एक रूल निकला कि 3 साल में अगर आप दोबारा उम्रे पे जाएंगे तो आपको 2000 रियाल की पेनल्टी देनी है, ठीक है। जब इनका पासपोर्ट सिस्टम में फीड किया तो उस पर 2000 रुपए की पेनल्टी शो कर रहे थे। मैंने बोला सर आप पे 2000 रियाल की पेनल्टी है। कहने यार मैं तो 2000 रियाल की पेनल्टी नहीं दे सकता। मैंने बोला सर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, वी आर रेडी टू ब्रिंग यू। अगर आप अपनी किसी और रीजन से नहीं जा रहे तो इसमें कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट। कितना टाइम बाकी था उनकी पेनल्टी का उस 1 साल। 1 साल अभी 1 साल बाकी पड़ा हुआ जी था। जी जी 1 साल बाद जाके वो पेनल्टी खत्म होती है, बिल्कुल बिल्कुल नए सीजन में, ठीक है। मैंने बोला तो कहने है कि यार पेमेंट, आप कह रहे थे कि 6 महीने है ना, आप कह रहे थे 6 महीने, चलो डेट्स तो वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है, वो इशू नहीं है। सही। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी 6 महीने ऊपर आ गए। चले अब आप उनकी बात देखिए सर, जब ये बोले मैं कुछ नहीं बोला, अब जो मैं बोल रहा हूँ तो मुझे जी बोलने दें। आप अपनी बात मुकम्मल। अब मैंने बोला सर पेमेंट तो नॉन रिफंडेबल है, टिकट पे लिखा है, उस पर इनके सिग्नेचर भी मौजूद है, चले ठीक है। लेकिन मैंने उससे बोला कि सर मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, आप मेरे क्लाइंट हो, हम कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। हम आपको ये फेवर दे सकते हैं कि आप अपनी जगह किसी और को भेज दें। अच्छा, टिकट की कंडीशंस को वायलेट करके अपने बिहाफ पे मैंने बोला आपने एक फेवर देने की फेवर दिया। मैंने बोला सर मैं वायलेट करता हूँ कंडीशंस को, मैं आपको अपने बिहाफ पे ऑफर दे रहा हूँ। चले उस वक्त तो मतलब जज्बा एक अच्छा होता है, हर आदमी बनाने की हमारे लिए एवरी सिंगल क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज वैल्यूएबल फॉर अस, एवरी सिंगल क्लाइंट, ठीक है, इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि मैं किसी को नहीं भेज सकता। मैंने बोला चले मैं आपको दूसरा फेवर देता हूँ, आपको अगले सेशन में भेज दूंगा और ये अमाउंट मैं आपकी उसमें एडजस्ट करा दूंगा। ये मैं आपको फेवर दे रहा हूँ, आपने रजिस्ट्रेशन कराई है। एग्री किया? हाँ, मैं आपको इन्होंने ये बात ही नहीं की। अच्छा, मुझे बोलने दें सर, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं आपको अगले सेशन में भेज दूंगा और ये आपकी अमाउंट में उसमें एडजस्ट करा दूंगा ताकि आयु मायूस ना हो। और अगर आप नहीं जा रहे तो आपकी जगह किसी और को भेज देंगे, हमें किसी के पैसे नहीं चाहिए। इन्होंने बोला 4 साल हो गए हैं, ये मसला एज इट इज है, मैं कहीं नहीं गया। एक मिनट, आप इनकी बात मुकम्मल करें। अब ये आए मेरे पास नए सेशन में, ठीक है, नए सेशन में। अब कॉन्फ्लिक्ट किस जगह पे? कॉन्फ्लिक्ट इस जगह पे है कि ये चाहते हैं कि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे इनको फैसिलिटेट किया जाए जो 2018 में थी। अभी जो ये 15 दिन पहले या 14 दिन पहले आए थे, तो ये इनका क्या डिमांड? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। देखें, कंपनी कोई प्रमोशन निकालती है, कोई भी कंपनी निकालती है, इट्स फॉर ए लिमिटेड टाइम, एक सर्टेन पीरियड, कोई डील मिलती है वो आवाम के साथ शेयर कर लेती है, ठीक है।
अब जब इनसे मैंने बोला कि जब ये नेक्स्ट ईयर मेरे पास आए, मैंने बोला देखें सर इस वक्त पैकेज है 1,20,000 रुपए का, ठीक है, मैं फिर भी आपको फेवर दे रहा हूं, आपके 19,500 भी एडजस्ट कर रहा हूं और 20,000 रुपए मैं अपनी खुशी से आपको पैकेज पे छोड़ रहा हूं, बाकी की पेमेंट आप कर दें ताकि हम इस मसले को सॉल्व करें। हमें किसी अपने यूजर या कंज्यूमर को मायूस नहीं करना, हमसे खुश हो लोग। इन्होंने बोला मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मैं तो $50,000 ही दे सकता हूँ। डिफरेंस कितना आ रहा था उस वक्त? डिफरेंस 1,20,000 का पैकेज था। कॉन्फ्लिक्ट इस जगह पे, कॉन्फ्लिक्ट इस जगह पे है कि ये चाहते हैं कि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे इनको फैसिलिटेट किया जाए जो ये पेनल्टी की वजह से लूज कर चुके हैं। सर 50,000 रुपए की अभी मैंने बात की थी। नहीं, एक बात सुने, ये तो कह रहे हैं कि ये जो ड्यूरेशन है या जो मिस हुई मुझसे अपॉर्चुनिटी वो आपकी वजह से हुई। नहीं नहीं, ये बकवाएंगे। जी हाँ, गलत कह रहे हैं। आपने सही पॉइंट किया, यही वजह है। ये 50,000 रुपए की ऑफर मैं इनको दे रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, 31 जुलाई से पहले जो है हमने 19,500 रुपए लिए थे। दिसंबर में पेमेंट के लिए बुलाया था, पार्ट पेमेंट के लिए, क्योंकि जनवरी में हमें भेजना था। ठीक है। लेकिन दिसंबर में जब ये आए तो इनका पासपोर्ट जब सिस्टम पे फीड किया तो इन पे 2,000 रियाल की पेनल्टी थी। तो आप बताएं कि इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं, वो पेनल्टी और ड्यूरेशन कब एक्सपायर हो रही थी, मैं ये जाना चाहता हूं। वो 3 साल के लिए ड्यूरेशन था, ठीक है। उम्रे का साल मुहर्रम में शुरू होता है और रमजान ईद के बाद खत्म हो जाता है। चलिए, अच्छा, आपने इनको ऑफर दी, आप इनको फेवर सर, देना मैं चाह रहे अभी भी थे। देने को तैयार हूं, अभी भी मैं इनको मुख्तलिफ ऑफर दे रहा हूं कि सर कहीं ना कहीं तो आप कंपनसेट करें, मिलजुल के इस मसले को हल करें। अच्छा, एक बात ये बताएं, चलें ये इशू तो सॉल्व हो या ना हो, लेकिन ये कि इनके साथ जो बदतमीजी हुई वहाँ ऑफिस में, जो मिसबिहेव हुआ, उसके बारे में आप क्या? मैं आपको बता रहा हूं, ये आए हमारे ऑफिस में लास्ट टाइम, ठीक है। इन्होंने बहुत ऊंची टोन में बात करी। मेरे बॉस ने इनसे बोला कि सर आप ऊंची टोन में बात ना करें, आप जो भी बात करें पोलाइट वे में बात करें। वो तो चले, उन्होंने कहा कि वो भी रैश हो गए थोड़ा सा, तो उस वक्त फिर सर ताली दोनों हाथ से भेज दिए, ठीक है। इन्होंने बोला मेरा तो लहजा ही ऐसा, मैं इसी तरह बात करूंगा, नंबर 1। दूसरे मरहले पे मेरे बॉस ने बोला सर अगर आप ये समझते हैं कि आपके हुकूक की कोई वायलेशन हुई है तो आप किसी भी लीगल चैनल से आए एंड वी आर रेडी टू डिफेंड अवर सेल्फ, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस खुले हुए, आप शोर ना करें, आप लीगल वे में बात करें ना, वी आर रेडी टू द पॉइंट, कट टू कट बात करें, वी आर रेडी टू डिफेंड। सर उमरा टिकट होल्डर्स के साथ ये एटीट्यूड किया जाता है कि उनको धक्के देके गार्ड से कह के बाहर निकलवा जाता है। ये ठीक है, सैयद आदमी को इस तरीके से धक्के दिए जाते हैं। वो खुद बताएंगे ना, वो खुद बताएंगे फिर क्या हुआ? ठीक है, और गार्ड को बुलाया नहीं सुने भी बात। अच्छा, तो इन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर इन्होंने इम्पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल की, ठीक है। तब मेरे बॉस ने बोला कि सर गार्ड से कि भाई इनको आपसे बोले जाए यहाँ ऑफिस से, प्यार से ऐसी का गार्ड आइएगा जरा इनको निकालिए। नहीं, उन्होंने बोला गार्ड आप इनसे बोले कि आप इनको आप कैसे बजाई थी? सर आपके वक्त में कुछ भी नहीं बोला, अच्छा, ठीक है। इन्होंने बोला गार्ड आप इनको लेके जाएं और इनसे बोला सर आप लीगल वे में आप हमें अप्रोच करें एंड वी आर रेडी टू डिफेंड अवर सेल्फ, ठीक है। लेकिन आप ये बात तो मतलब मानेंगे, आप भी और आप भी के मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, दोनों की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्लाइंट की तरफ से हो सकता है, माजरत नहीं, मैं क्लाइंट की करता तरफ से हूं, भी क्यों हो 4 सकता है साल सर, से वी 4 साल से बोथ हैव इक्वल राइट्स। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि आपके कसूर है, आपकी वजह से मिस हुआ इनका चांस, आप ठीक है, justify आप करें कह ना रहे सर। हैं कि इनके वजह से हुआ। अच्छा, तो वो मेरी तो जो amount इनके डेट्स पास देखनी मौजूद पड़ेगी ना, है आज पासपोर्ट की डेट्स, और वो जो मैं आपको बताता हूँ सर, पेनल्टी वाली डेट्स थी वो वाली मैं देखनी पड़ी ना। उम्रे का जो सीजन होता है वो स्टार्ट होता है मुहर्रम में, ठीक है, और उम्रे का सीजन एंड होता है रमजान के 15 या 10 शव्वाल को, ठीक है। और उम्रे का सीजन वैलिड होता है इस्लामी साल में, इंग्लिश डेट से उसका कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है। 1440 हिजरी का मतलब है 1440 हिजरी मुहर्रम टू रमजान, और या 10 दिन आफ्टर शव्वाल, उसके बाद सीजन खत्म हो गया। अब अगर फर्ज करें कि दिसंबर में आप आए, आप डेट चेक कर लें, मुझे कोई डर नहीं। तो 1440 हिजरी जब खत्म होगी, 1441 शुरू होगी, तो वो नए सेशन में ही होगी ना। अच्छा बताएं, इसका कोई सोल्यूशन है? आप बताएं क्या इसका हल, क्या आप क्या बहुत प्यारी बात की। अभी बात हो रही है कि डिफेंड करना है या सोल्यूशन करना है। हाँ, मतलब दे आर कंटिन्यू डिफेंडिंग देयर आप ऑर्गेनाइजेशन। सोल्यूशन देना चाहते हैं इनको? सोहेल जावेद साहब, आप देना चाहते हैं? हम तो किसी को भी मायूस आप बताइए, आप जिसमें ये खुश हो। एक बात तो ये तो तय है ना, देखिए ये इनका डिलेक्स हॉलीडेज का मैं कोई पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है, मेरा रिप्यूट इनकी कि अच्छी रिप्यूट है। लेकिन आप ये बताइए कि आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि 4 साल का पीरियड गुजर जाए तो क्या से क्या हो जाता है। अभी देखें पेट्रोल पंप फिर गिर गया, और देखिए 2 चीजें करूंगा मैं, और आप क्या इजाजत चाहूंगा मैं। एक डिमांड दूंगा और एक मैसेज दूंगा। डिमांड मेरी क्या है, देखिएगा मेरी डिमांड क्या है, देखिएगा। डिमांड ये है कि जो मैंने उम्रा पैकेज जो टिकट जो विन किया है रिटर्न, वो एज इट इज़ ये कंसिडर करेंगे। डिमांड मेरी ये है, क्योंकि वो मैंने विन किया है, उसके अंदर मैं इनको अपोलोजाइज नहीं करूंगा। अच्छा, टिकट मेरा इनके पास है, था, रहेगा, है। उसके बाद 19,500 रुपये टिकट के मद में जो पैसे हैं वो रहेंगे। अब मैं इनको सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है?
आज की तारीख में 4 साल बाद इसके ऊपर जो टैक्स है बकौल इनके 27,000 रुपए हो गया है इस वक्त। लेकिन नए उम्रा फेयर अभी आए नहीं, उम्रा फेयर आएंगे एक मिनट। जो भी होगा मतलब रफली भाई, उम्रा देखिए, फेयर जो है ना, 27, मेरी बात 28, सुनिए, जो भी है उम्रा वो- फेयर स्टार्ट होगी हज मैं के इनकी बाद। बात चलिए, को ठीक है, आगे कर देता हाँ, हूँ, आगे कर देता हूँ। आज की तारीख में 27,000 रुपए है। मिसाल के तौर पे अभी उम्रा सोल्यूशन नहीं आया है क्योंकि अभी हज पैकेज चल रहा है। उम्रा पैकेज जब हज के बाद शुरू हो जाएगा, एक तो ये तवील बड़ी कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ जाता चलिए हूँ। आप अपनी बात करें। अगला आपका टैक्स आ टाइम भी गया, कम। टैक्स आ गया 35,000 रुपए का। लेट सपोज तो 19,500 रुपए तो ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी पेड। तो 35,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, अगला टैक्स 50,000 रुपए है। ये पैसे काट के मैं दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा, ठीक है। सेकंड बात ये जो 28,000 रुपए है जो इन्होंने मुझसे पैकेज, लेने जो थे पैकेज के लिए। पैकेज, मैं अभी देखें ये टिकट को घुमा रहे हैं, मैं टिकट पे नहीं आ रहा, टिकट इन्हीं का। फिर मैं आपको अपना वो दे रहा हूँ, डिमांड दे रहा हूँ, टिकट इन्हीं का। मैं बात कर रहा हूँ पैकेज की। इन्होंने अभी मुझसे बाहर बात की कि 2 चीजें होती हैं, एक टिकट है और एक पैकेज है। ये टिकट पे मुझे ला रहे हैं, मैं टिकट पे नहीं आऊंगा, वो मैंने विन किया है। वो रिटर्न टिकट आज की तारीख में 2 लाख रुपए का है। दे शुड एम ओन दिस टिकट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टिकट, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज टैक्सेस विच आई हैव पेड। ये 19,500 रुपए उस टैक्स में से चलें। कट जाएंगे। मैं क्लोज कर रहा हूँ, हाँ, 19,500 में कट जाएंगे। दूसरा 28,000 की बजाय अगर उस 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये 40,000 रुपए बनता है, वो भी पैसे मैं दूंगा ठीक है। और ये मुझे आप- उम्रे पे भेजें। अच्छा, आपकी बात आप बताइए, समझ आई आपको इनकी बात क्या, मुतालबा क्या है इनका? अब आप बताएंगे आप क्या कर सकते मेरा हैं मैसेज रह गया। मैसेज सुन लास्ट में अभी आप पहले इस पे बात करें। सर, कंपनी ने मुख्तसरन टिकट दिया था, बताइएगा और पैकेज टाइम नहीं कम है। दिया था, ठीक है। टिकट के बारे में जो हम इनको फेवर दे सके कोशिश करेंगे, जो दे सकते हैं वो देते हैं। हमें किसी को नाराज नहीं करना तो सर। फिर क्या सोल्यूशन नहीं कोशिश निकला। में क्या? कोशिश में मैंने इनसे बोला कि भाई ठीक है, देखें टिकट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टैक्सेस, एक होता है बेसिक फेयर, वही ठीक बात। है। टैक्सेस का डिफरेंस आप दे रहे हैं, बेसिक फेयर का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसमें कंपनी फेवर उस वक्त टिकट कितने का था, अब कितने का हुआ? उस वक्त टिकट 52,000 का था, इस वक्त टिकट 1,02,000 रुपए का है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 50,000 50,000 रुपए का आ रहा है। देगा। इसका यही एक कॉन्फ्लिक्ट वाला बात यही है ऑफ कोर्स यही पॉइंट है conflict ना। है। अब मैं बिल्कुल। रुक जाऊंगा ना फिर, तो फिर ये बेयर कर लें। कहीं तो गरीब आदमी को अप्लाई आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं आप ये क्या कहता हूँ सर, एक जो- मिनट, 52,000 रुपए दूं, 52,000 रुपए भी दूं और ये भी दूं, चलें आप उनकी बात तो मैं आखिरी डायरेक्ट बात। उम्रे पे नहीं चला जो जाऊं। टाइम कम है, बस एक आध मिनट में जो wind up भी करूंगा। डिफरेंस आप होगा वो हम दोनों आधा आधा करके शेयर करते हैं। खत्म ना आपकी ना हमारी, आप भी खुश हम भी खुश। सर आप क्या? सर वैसे मैं यहाँ पे हम कोई जज नहीं है, ये कोई अदालत भी नहीं है, नहीं ये सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, भाई, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, सर decide आप साहब, लोगों ने मैं करना है। We calculator came here बंदा to हूं, to do the मुझे solution. हैंड राइटिंग चाहिए अगर चलें यही ऑफर आपको राइटिंग में देते हैं तो आपके लिए अमाउंट में, ये नहीं कि कल का सूरज कहाँ निकलेगा, अमाउंट में चाहिए मुझे। ठीक है सर। ये मुझे रिटर्न लिखें कि ये जो टैक्स है 19,050 की बजाय 500 आप ये एडजस्ट करेंगे टैक्स जो पे इन्होंने amount pay किया, वो है तो ना? adjust- लेकिन of course, sir, वो तो मैं adjust करनी है। फिर ये ऑन एयर कहूंगा, मैं टिकट के अंदर 1 रुपए का सिंगल पेनी का मैं कंसिडर नहीं करूंगा, नहीं बेयर करूंगा, नहीं दूंगा। मैं गरीब आदमी हूं, मेरा टिकट विन किया हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये 3.5 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, दे आर अच्छा, अगर ये आपका इशू सॉल्व नहीं करते फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा सर, नेक्स्ट कुछ भी नहीं, क्या करूंगा? गरीब आदमी क्या कर सकता है? दे आर सर वेरी पावरफुल पीपल सर। नहीं, आप जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। हैंड सर बिहाइंड देयर हैंड, मुझे तो पता भी नहीं मैं घर तक पहुंचूंगा। चलिए, नहीं बस आखिरी पहुंचूंगा। बात आखिरी Time मैसेज ये है कि खुदारा मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, ऑन एयर देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से, ये जो अपनी पॉपुलरिटी के लिए इस तरीके से पैकेज अनाउंस करती हैं, ऐसे लोगों से बचें और लोगों के दिलों से ना खेलें। ये जज्बात का मामला है, दिल का मामला है। ऐसे जो उम्रे के लिए आप इस तरीके से पैकेज अनाउंस करते हैं और लोगों को 4-4 साल तक जहनी टॉर्चर बनाते हैं, मेरा मैसेज है कि इस तरीके से प्ले ना करें। किसी की बददुआ लग गई तो आप अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। चलिए, अब वो आपको ऑफर तो एक कर रहे हैं ना, आप ऑफर। अच्छा, आप बताइए आखिरी बात क्या टिकट में करेंगे? आखिरी बात कोई क्या? कंसिडर नहीं है, टिकट बेयर नहीं चलें, करूंगा। आप उनको आखिरी बात। जिस पे इनके साइन है उस पे कंडीशन आप ठीक है हमारे पास है ना, जाली साइन कैमरे है, को भी दिखा दें। जाली ये साइन हाँ। है। ये साइन इस पे जाली लिखा है, हुआ देख लें आप। टिकट इज नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। कैमरे को जाली साइन लेकिन है, वो ठीक है? आपने फेवर एक दे दी ना, आपने शुरू में कहा कि हम तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ आप भी तो करो ना। सर हम मैं तो टिकट तैयार हैं। में 0 टॉलरेंस करूंगा। चलें, तो अब आप क्या मतलब बाद में बात हो सकती है आपकी कुछ? अच्छा, Of एंड ये course, sir, करूंगा, of अगर ये course. मुझसे नहीं भी करना चाहे तो मैंने इनको माफ किया, ये टिकट अभी फाड़ूंगा आपके सामने और सारी चीज खत्म कर दूंगा। शोएब नबी सैयद आदमी है, सखी बादशाह है, हुसैनी लाल है। जब इमाम हुसैन ने करबला के अंदर लाइट बुझाई थी तो जो उनके पैरोकार थे वो वहाँ खड़े रहे। मैं जिनका पैरोकार हूँ, नस्ल से हसनी हुसैनी हूँ, मैं इनको बद्दुआ नहीं दूंगा क्योंकि इमाम बद्दुआ नहीं देता। चलिए, अब आखिरी बात उनकी बात सुन लें। आपकी अगर बात तो अल्लाह हो के गई, घर, आपको- मेरे नाना के घर मुझे भेजना चाहते हैं तो ये इनके पास लाखों पैकेज हैं और बुलावा आएगा
मैं जाऊंगा। मैंने एक ख्वाब देखा, आखिरी बात बताऊं, मैंने ख्वाब देखा कि मैं हरम में जा रहा हूं और मुझसे कोई बंदा कह रहा है आप पहली दफा आए हैं। मैंने कहा नहीं, तीसरी दफा आया हूं, जबकि मैं 2 दफा जा चुका था। मैं फजर में था, नमाज पढ़ने गया था। इंशाल्लाह आप जाएंगे सर, डीलक्स के थ्रू मेरी आंख खुली, मेरी वाइफ से मैंने बोला मेरा बुलावा है, क्योंकि मैं 2 दफा जा चुका हूं, तीसरी दफा नहीं किया था। लेकिन हरम में कोई मुझे कह रहा है तीसरी दफा। लेकिन अगर ये कंसीडर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं फाड़ूंगा और मैं इस चैप्टर को आज के बाद क्लोज करूंगा अगर ये कंसीडर नहीं करेंगे। डिस्कस करूंगा, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकेगी इनके लिए करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया। चलें, राइटिंग में जो अगर आपकी बात हो जाए तो फिर आप राइटिंग में जो चीजें कर दें तो फिर देखिए अच्छी बात है। अगर आपका एक सोल्यूशन निकला आता है बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब साहब। जनाब सुहेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप डीलक्स हॉलीडेज की तरफ से आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, वक्त हो एक ब्रेक का और क्लैरिफिकेशन का मौका। थैंक यू नाज़रीन, वक्त हो एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अब बात करेंगे जेलों के हवाले से कि जेलों में बहुत सारे कैदी ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ जुर्माने हैं और वो जुर्माने आयद किए गए, लेकिन उनके पास इतनी सख्त नहीं है या उनकी फैमिली अहल खाना उनके लिए वो जुर्माने अरेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिहाई नहीं मिल पाती है और वो जेल में कई के महीनों से और हो सकता है कई की कैदी कई की साल से वहाँ पर जेलों में सड़ रहे हों। इस सूरत हाल को देखते हुए जस्टिस हेल्पलाइन ने अपने तौर पर कोशिशें की हैं और जस्टिस हेल्पलाइन ने अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद कैदियों को रिहाई दिलवाई है। और हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जस्टिस हेल्पलाइन के प्रेसिडेंट जनाब नदीम शेख एडवोकेट साहब ने। हम उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि ये आपको ख्याल कैसे आया कि कैदियों को रिहाई दिलवाई जाए और इसके लिए ये अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, चूँकि ज़ाहिर इसके लिए तो पैसे चाहिए। पहले तो बहुत शुक्रिया अख्तर शाहीन साहब, ये बहुत अहम टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपका ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। ये ख्याल तो खैर 25 साल से मेरा ख्वाब था। जब मैं वकील बना था तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो आवाम की खिदमत और ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा सेगमेंट होता है और इस साल हमारा सेगमेंट बहुत कामयाब रहा और पाकिस्तान के 2 बड़े इदारों ने हमारे साथ कोलिशन पार्टनरशिप की। एक वफाकी हुकूमत का लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन। हमने कैदियों के साथ स्क्रूटनी भी की। हमने इस हवाले से कैदियों को जेल के अंदर इस्लाह खाने के तौर पर भी प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया। इस बार का सेगमेंट बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान की तमाम जेलों से हमें रिक्वायरमेंट्स आती रही और हमने पूरे मुल्क में से डेटा कलेक्ट किया। लेकिन मैं आपके चैनल से जो आपने सवाल किया है, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब अता बंदियाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के जेलों की जो सूरत हाल है उसके ऊपर डेटाबेस कंप्लीट होना चाहिए। अब तक किसी के पास किसी का डेटा मौजूद नहीं है और कैदियों का ना तो डेटा होता है ना कैदियों के हम कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेटा से आपकी क्या मुराद है? मतलब डेटा से मुराद है कि कोई ऐसी चीज जिससे हम ये सर्च कर सकें कि अगर हम किसी की मदद करना चाह रहे हैं या हम किसी कैदी को ढूंढना चाह रहे हैं, अल्लाह ना करे वही कैदी सक्कर जेल में हो, वही कैदी किसी न किसी जुर्म में पिंडी जेल में हो, अडयाला जेल में। ऑनलाइन डेटा नहीं, ऑनलाइन तो डेटा है ही नहीं। इसके साथ साथ जो और सेंट्रलाइज भी नहीं है। इसके अलावा हैबिचुअल जो कैदी आ रहे हैं जिनकी हम बार बार हम मुकदमों की हमें पैरवी करनी पड़ती, उसके ऊपर भी कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और उस हवाले से जस्टिस अथॉरिटी ने एक बोर्ड तो बनाया हुकूमत पाकिस्तान ने, लेकिन वो भी इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। मुखैर हजरात काम करना चाह रहे हैं, फिलंथ्रोपिस्ट काम करना चाह रहे हैं, हुकूमती सतह पर बहुत बड़ा फुकदान है। अच्छा, तो फिर आप किसी कैदी को सर्च करना हो कैसे करते हैं? उस हवाले से फिर हमारा एक पूरा लीगल बोर्ड है, हमारे साथ 100 के करीब वकला की पूरी टीम है और पूरे पाकिस्तान में हमने आईजीएस को ख़त लिखते हैं। इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास तौर पे डॉक्टर रहीम अवान साहब का। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तमाम आईजीएस को ख़त लिखा और अभी हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान और अभी इसके साथ साथ हम चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि वो कैदी, वो खातून या वो बंदा जिसके पास जो अपने मुकदमे की सज़ा कंप्लीट कर चुका हो लेकिन वो अपनी जुर्माना नहीं भर सकता हो, एक तो वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। दूसरा वो डेटा कि वो औरत जो अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकती या वो कैदी जो अपने मुकदमे की पैरवी तो कर सकता है और वो जमानत के लिए तैयार है लेकिन उसकी जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और चौथी कैटेगरी वो है जो कि हमारे बड़े बड़े केसेस होते हैं जिसे हम कसास व दियत कहते हैं, उस पर तो 4.2 मिलियन तक की चीज़ें होती हैं जो हम लोग अभी नहीं अदा कर सकते। तो अभी ये बताइए कि अभी जो रिसेंट आपने कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं जो स्क्रीन पर नाज़रीन देख भी रहे होंगे, जो आपने लिस्ट बनाई है या लिस्टें शेयर हुई हैं उन कैदियों की कि जो जुर्माने अदा नहीं कर सकते, तो अब आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं और अब तक कितने कैदियों को रिहाई? देखें, अब तक जो है 100 के करीब रमज़ानुल मुबारक में हुआ और हमारे साथ जो अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन, मैं उनका इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ कि उनकी जितनी भी फिलंथ्रोपिस्ट हैं, हमारे गुलाम कादिर हाशिम नूरानी साहब, अब्दुल समद बुदानी साहब, इन लोगों ने एक ऐसा अंडरटेक किया, इन्होंने ब्लैंक
हमें ऑफर की कि आप हम ब्लैंक करते हैं, बस आप एक शर्त है कि रिहाई से पहले हम कैदी से मुलाकात करेंगे। तो हम उसके स्क्रूटनी के लिए एक बोर्ड बनाते हैं। हमने मुख्तलिफ कवायद रखे हुए हैं, अकलियतों का अलग रखा हुआ है, और इसके साथ साथ जो ख्वातीन का अलग है, अंडर एज का अलग है, और वो प्रिजनर जो अंडर ट्रायल्स हैं उनका अलग है। और उसके साथ साथ हमारे जो मासूम बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर हमारी नज़र है, वो भी हैबिचुअल तौर पे बार बार आ रहे हैं। तो हमें बड़ी फिक्र है इस कौम के लोगों के लिए। और दूसरी सबसे बड़ा काम जो अगला हम सेगमेंट ले रहे हैं कि जेल के निकलने के बाद इनको रोज़गार कैसे मिले, इनको फैसिलिटेट कैसे करें, इनको रिहेबिलिटेशन कैसे करें। उस हवाले से भी हमने हमारे अलकादिर वालों ने दराज कंपनी से रब्ता किया है, फूड पांडा से रब्ता किया है। अब तक कितने कैदियों को बाज़ इज्जत रोज़गार मिल गया। प्लम्बरिंग के हम कोर्स करा रहे हैं जेलों के अंदर, इलेक्ट्रिकल कोर्स करा रहे हैं जेलों के अंदर। हम कैदियों की इस्लाह करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल तौर पर जेनेवा कन्वेंशन में पाकिस्तान ने एक मुआहदे पे दस्तखत किए थे। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस मुआहदे पे कायम रहे। इंटरनेशनल जेनेवा कन्वेंशन में आप कैदी, अंडर एज कैदी को आप कैदी नहीं कहेंगे, वो आपका एक प्रिजनर तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको हथकड़ी नहीं बना, जुवेनाइल जेल। तो जुवेनाइल सिस्टम को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जुवेनाइल जेल के हम इसके स्कूल बना रहे हैं, उनको हम दीनी तालीम भी दे रहे हैं। तो ये हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और मैं समझता हूँ अख्तर शाहीन साहब, ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेट्रो वन का कि आपने वाकई ये खबर की खबर निकाली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, इस पर काम की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर मुतालबा करूँगा तमाम IG से, तमाम वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से कि खुदा के लिए कैदियों के मामले पर आप एक वन पेज बोर्ड बनाएं। बस आपसे आखिरी ये सवाल करना चाहूँगा, आप मेट्रो मैटर्स में हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ये बताएं कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का रोल क्या है, उनका कॉपरेशन कैसे रहे, जो कि आप ज़ाहिर जेलों में जाते होंगे, विजिट करते होंगे, तो उनकी भी तो सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होगा। इंस्पेक्टर जनरल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं IG साहब, और मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा DIG जेल नासिर खान साहब का, जो कि वफाकी हुकूमत ने उन्हें फोकल पर्सन और एक जिम्मेदारी दी है। उनकी वजह से हमें पूरे सिंध की जेलों में रसाई मिल रही है। पहले हमें जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं ज़ाती तौर पर जा सकता था, लेकिन हमारे साथ फिलैंथ्रोपिस्ट लोग नहीं जा सकते थे। तो आज हमें ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख साहब, हमारे रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट अब्दुल रज़ाक साहब, और तमाम डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान, और मैं आज आपके चैनल से तवज्जुह से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साबित जस्टिस शाहब सरकी साहब, कराची बार के सदर गलाल साहब, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, और वकला ने अपनी खदमात भी हमें पेश की। और वकला के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि वकील अपनी ज़कात जो देता है वो कैदियों की रिहाई करके, कैदियों की वेलफेयर करके। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो आपका इवेंट है, आज का जो आपका प्रोग्राम है, ये हम वकला के नाम डेडिकेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नदीम शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूर वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे बिल्डिंग्स के हवाले से। आपने यकीनन देखा ही होगा खबरों में कि कराची में जेल चुरंगी के करीब वाक़ एक बिल्डिंग के बेसमेंट में, और वहाँ पे और जो स्टोर रूम्स थे उनमें आग लगी, और वो आग इतनी शदीद थी कि उसकी वजह से एक मौत भी वाक़ हुई, और कई लोग जो हैं वो उसमें झुलस कर भी ज़ख्मी होने की इतलात थी। और वो आग इतनी शदीद थी कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और जो कंसर्न लोग हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, वो इस बात का ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता ये बिल्डिंग ऐसा ना हो कि रिहाइश के काबिल ही ना रहे। तो इस सारे वाक़े के दौरान हमारी टीम मुख्तलिफ़ औक़ात में कवरेज करती रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़ के जनाब हफीज़ अंसारी साहब। हम वक्त वहाँ मौजूद रहें, दिन में भी, रात में भी, दोपहर में भी, गर्मी में भी कवरेज वहाँ करते रहें। हफीज़ अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि सिचुएशन क्या देखी आपने, ओवरऑल आप कवर करते रहे इतने दिनों से इसको। देखें, अब तक जो आग लगती रही हैं उससे ये एक डिफरेंट एक वाक़या है, और असल में ये वाक़या हमारे यहाँ ये रिवायत रही है कि किसी वाक़े से भी हम कोई सबक हासिल नहीं करते हैं ना, कि कोई उससे इस्लाह हासिल करें, उसके बाद रोकथाम की जाए। अभी अगर ये बेसमेंट का एक वाक़या है कि बेसमेंट के अंदर जो है कारोबारी सरगर्मियाँ क्या गोदाम बनाया गया था, और एक दिन पहले ही बताया जाता है कि वहाँ कुकिंग ऑयल्स वगैरह ये स्टॉक करने के लिए लाया गया था। अच्छा, तो जाहिर है कि एक कुकिंग ऑयल स्टॉक करने के लिए गोदाम में जब लाया गया है, कुकिंग ऑयल है और ऐसी केमिकल अशियाँ जैसे परफ्यूम वगैरह, स्प्रे वगैरह इस किस्म के, जो कि आग को भड़कने में जो है मज़ीद मदद देते हैं, तो इस किस्म की जो अशिया थी उसने इस आग को मज़ीद लपेट में लिया है, और यही सूरत हाल है कि अब तक जो है आग पर कंट्रोल तीसरे दर्जे की आग करार दिया
फायर ब्रिगेड से? बिल्कुल, अगर देखें हम जो फायर ब्रिगेड का एक ये टेक्निकल वर्ड है तीसरे दर्जे की, अगर इससे भी शायद कोई दर्जा होता तो उससे आगे बढ़ चुके होते हम तीसरे पे स्टॉप हो गए। तो ये तीसरे दर्जे की आग इसको कहा गया है और अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। और वहाँ हम तो खुद मौजूद हैं, कभी बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, देख भी लेते हैं कुछ, तो ऐसा होता है आग काफ़ी हद तक अगर बुझ गई है तो फिर फायर ब्रिगेड के जो तो दोबारा भी बीच में आग लगने के वाक़या फिर भी हुए? एक दफ़ा आग बुझने के बाद फिर दोबारा भी? जी हाँ, आग लगने के बाद जैसा होता है ना कि जैसे अब ऑयल, जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह की मैं बता रहा हूँ, तो इस आग को बुझाना जो है आसान नहीं होता है माहिरीन के मुताबिक। तो जो आग बुझ भी जाती है उसके ऊपर ये पानी डालते हैं तो फिर आग अचानक भड़क उठती है, लेकिन आग अभी तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हुआ है आग के ऊपर, क्योंकि बेसमेंट है, वहाँ से कोई दाखिली रास्ता ऐसा नहीं है कि वहाँ से आग का धुआं निकल सके, आग बाहर निकल सके। बेसमेंट आपको पता है किस पोजीशन में होता है, पार्किंग के लिए बनाया जाता है। पार्किंग के लिए बनाया जाए बेसमेंट को, आप इस किस्म के कारोबारी मराकज़ के लिए इस्तेमाल करें। इसका मतलब है 18 मंजिल, यानी कि जैसे कहा जा रहा है कि 800 घर हैं उसके अंदर। यार 800 घरानों के सैकड़ों ख़ानदान की ज़िंदगियों से आप खेल रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है सूरत हाल से जो दो चार हैं, वो जो मैंने देखा वो रहायशी जो मंजर आम पर आए हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं, अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं, ज़्यादातर जो है ग्रेस करते हैं कि कैमरे के सामने हम आएँ या बात करें, लेकिन अब जब सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो गया तो आज वो फट पड़े। आज वो यहाँ तक के कैमरे के सामने आके कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहब आप आए, हमारी दादरसी करें। हम रातों रात ज़मीन पर आ गए हैं। एक रात तक हम अपने घर में थे, सुकून से थे, आज बच्चों के साथ हम बाहर पड़े हुए अजीज रिश्तेदारों में। कितने दिन और कब तक रहेंगे? एक सवालिया निशान है। अगर नस्ला टावर यानी कि एक गैर कानूनी तामीरात की वजह से तोड़ दिया गया तो आज बताएं कि उन रहायशियों का मसला हल हुआ? एक हमारी तरफ ये अहम पॉइंट है कि लोग जो है बेघर होना है, उनका मुतबादिल कोई रास्ता नहीं निकाला। हम इस हवाले से बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन शेखानी ने, जो कि चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। आबाद के चेयरमैन जनाब मोहसिन शेखानी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम उनसे मजीद बात करेंगे। तो हफीज़ अंसारी साहब, ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह शहर की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ जगह पर जाते रहते हैं, और शहर में ज़ाहिर इमारतों का एक जंगल बन गया है कराची शहर, तो और जगहों पर क्या सूरत हाल है इस तरह की? आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि कश्मीर रोड पे वाक़या, एक मेन इतने बड़े रोड पर वाक़या, इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आग लगी है, स्टोर में आग लगने की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, जिस तरह लियाकताबाद हैं, नाजमाबाद हैं या दूसरे इलाके हैं, ये जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि इमारत का एक जाल बिछाया जा रहा है, इसके लिए किसी ने कुछ सोचा? इसकी कोई रोकथाम नहीं? हम इस पे मोहसिन शेखानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन शेखानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन शेखानी साहब, ये जो जेल चौरंगी पर बिल्डिंग में आग लगने का वाक़या पेश आया है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिल्डर्स पर भी उंगली उठा रहे हैं कि बिल्डर्स जब ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो अप्रूव्ड प्लान होता है उसके अगेंस्ट में ये कैसे हो जाता है कि पार्किंग ख़त्म कर दी जाए, वहाँ स्टोर रूम बन जाए, चीज़ें हो जाएँ। तो इसमें बिल्डर्स का किस हद तक किरदार है, आप क्या समझते हैं? अगर कोई चीज बिल्डर की तरफ से वायलेशन की गई है तो पूरा बिल्डर जिम्मेदार है। अगर कोई चीज उसने पार्किंग नहीं दी या कंप्लीशन प्लान नहीं करवाया या उसने अगेंस्ट द रूल्स कोई भी गलत काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो जिम्मेदार है। और पहले हमें ये मामला थोड़ा सा बैठ के देखना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। देखिए ये तो अभी हादसा हुआ है, सारे बैठना चाहिए और 2 दिन के अंदर आपको तयन करना चाहिए कि कहाँ कौन डिफॉल्टर है, किसकी वजह से ये हुआ है। ये 6 साल से चल रहा है स्टोर। आज जब भी कोई हादसा हो जाता है उस दिन सारी दुनिया हम बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई पता नहीं होता उस चीजों का। तो ये तो जिस दिन हादसा हो जाता है उसी दिन हम सब लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। तो इससे पहले भी चीजें हुई होंगी। ये काफी अर्से से 6 साल से स्टोर चल रहा है। ये कंप्लीशन हुए 5 साल इस बिल्डिंग को हो गए। हमें इदारों को भी पूछना चाहिए, बिल्डर की गलती है उसको भी बुलाना चाहिए, हम सबको बैठना चाहिए और तयन करें कि कौन इसमें कसूरवार है और जो कसूरवार है उसको सजा होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। यार हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आम आवाम के लिए कोई प्रॉब्लम हो। कानून और चीजें पूरी दुनिया में इसी तरह है कि सब जगह ये बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज है, कंस्ट्रक्शन है, पूरी दुनिया में है और लोग ये जरूरत है वक्त की कि हमें उसकी चीजों को, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए। इदारों को का भी रोल है, हमारा भी रोल है, आम आवाम का भी रोल है। हम सब मिलके इनमें तयन करें कि क्या चीज है और उसको एंड तक पहुंचाए। आपने नस्ला टावर का भी जिक्र किया,
इसको तयन नहीं किया, कमेटी बन गई, आज तक तयन नहीं कर रहे कि कसूरवार कौन है। बिल्डर चले, बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी भी, आपका बहुत शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ वक्त की किल्लत के बायस, वरना आपसे और तफसीली बात होती। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ अंसारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।